एक सीन है जिस पर कुछ अगेन तथाकथित एक्टिविस्ट यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। एज एक साउथ के डायरेक्टर ने नॉर्थ में हुए अटैक करने वाले को उसकी असली औकात दिखा दी। महमूद गजनी कोई सुल्तान नहीं था बल्कि एक लुटेरा था। यह है राज मन्नार की फैमिली। राज मन्नार की फैमिली में 2 बीवियों से 4 बच्चे होते हैं। पहली बीवी से रुद्र मन्नार और राधा रमा मन्नार। मगर गेंगिस खान के मरने के बाद जब फाइनली सेकंड इस्लामिक एक्सपेंशन शुरू हुआ तब गेंगिस खान का पोता बरके खान था जिसने इस्लाम कबूल किया था। तब खान शब्द को भी फिल्म में जैसे प्रभास को इंट्रोड्यूस किया है उससे एक बात तो कंफर्म लग रही है कि खुद प्रभास अपने आदि पुरुष वाले पाप धोने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। सन्नी पाजी की गदर 2 का कमबैक, बॉबी देओल और रणबीर कपूर का एनिमल का कमबैक और अब प्रभास का सालार कमबैक। व्हाट अ कमबैक! साल 2023 का सबसे बड़ा कमबैक। इट्स शॉकिंग। अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हैं। सालार इज द फिल्म ऑफ 2023। पठान गियो, जवान बुड्ढा हुई गवो और डंकी का डोंकी हुई गवो। प्रशांत नील प्रूव्स हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड ऑनेस्टी। इनका कोई तोड़ नहीं होता है। जानते हैं आज सालार की कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना अति आवश्यक है। एज अगेन उसमें हिस्ट्री, कल्चर और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ है एंड क्यों सालार इज डिफरेंट। ना वे डिफरेंट देन केजीएफ। क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, सो वॉच इट आउट ऑन योर ओन रिस्क इफ यू डेयर। लेट्स रोल आउट। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। सालार मूवी का जब ट्रेलर आया था तो मुझे एक ही डर था कि क्या केजीएफ जैसा मैजिक वापस रिक्रिएट हो पाएगा, बट आई वॉज प्रूवन रॉन्ग। सालार 1 द सीज़फायर इज नॉट जस्ट अ मूवी बट अ बिगिनिंग ऑफ अ यूनिवर्स ऑफ सालार। सालार यूनिवर्स को मैं अपने एनालिसिस सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मूवी की बात कर लेते हैं। सालार मूवी शुरू होती है 2 दोस्तों की कहानी से, जहां एक दोस्त दूसरे दोस्त की नथुनी बचाने के लिए अपने से 4 गुना पहलवान को चित कर देता है, वो भी बिजली की नंगी तार के झटके से। वो 2 दोस्त होते हैं प्रभास एज देवा और पृथ्वीराज एज वर्धा मन्नार। फिल्म जब शुरू होती है तो काफी बिखरी हुई सी लगती है, मगर इंटरवल के बाद पूरी फिल्म ऐसे खुलती है कि आप लास्ट तक अपनी सीट छोड़ ही नहीं पाते हो। 2 दोस्तों की कहानी जिसमें इतने मोड़ आते हैं और वो सवाल कि क्यों 2 दोस्त अब जानी दुश्मन बन गए हैं। यह पूरा बैकग्राउंड है स्टोरी का जिस पर मूवी इनिशियली बिल्डअप होती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टोरी और उससे भी ज्यादा स्टोरी कहने का तरीका है। फिल्म में जैसे प्रभास को इंट्रोड्यूस किया है उससे एक बात तो कंफर्म लग रही है कि खुद प्रभास अपने आदि पुरुष वाले पाप धोने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। वैसे भी प्रभास के अलावा आदि पुरुष में किसी ने भी थोड़ी सी भी एक्टिंग नहीं करी थी एक्सेप्ट दिस मैन। और आज भी इस बात का दुख है कि क्यों प्रभास ने आदि पुरुष के लिए हाँ करी थी, या वो इस फिल्म को बीच में ही क्यों नहीं छोड़ा ताकि हमारी रामायण का यह अपमान कभी नहीं होता। बट एनी विच वेज, प्रभु श्री राम हर एक को दूसरा मौका अवश्य देते हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, और ठीक सालार में ऐसे ही हुआ है। साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है सालार को और पूरे देश में इसकी आंधी आई हुई है। और डंकी का अगले वीडियो में पक्का डोंकी निकालूंगा। गुनाह है ये। पृथ्वीराज एज वर्धा इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल रोल, और जिस सीरियसनेस के साथ पृथ्वीराज ने इस रोल को निभाया है उसी से प्रभास का कैरेक्टर देवा और एलिवेट हुआ है। एक्शन सीन्स में कई ऐसे शॉट्स हैं जो एक सिंगल फ्रेम की सिंबोलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लाइक अ परफेक्ट शॉट, इट प्रूव्स दैट प्रशांत नील एक फ्रेम से भी अपनी कहानी के किरदारों के इमोशंस दिखाने में कितना सफल हुए हैं। श्रुति हसन उतनी है मूवी में जितनी उनको एक्टिंग आती है, और भाई एहसान मानता हूँ प्रशांत नील का कि उन्होंने खोटे सिक्के से भी अपना काम निकलवा लिया। बाकी इस फिल्म में इतने एक्टर्स, इतने कैरेक्टर्स हैं, राइट फ्रॉम जगपति बाबू टू टीनू आनंद एंड इवन अपना गरुड़ा भी, कि एक एक की बात करने जाऊंगा तो ये वीडियो एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। हो सकता है कि शायद इतना कुछ इतनी क्वांटिटी में देखने के बाद कुछ को प्रभास की ये फिल्म प्रभास की केजीएफ लगे, बट फिकर नाट, उनका भी इलाज आज ही छुएगा विद 10 आउट ऑफ 10 पेलम स्टार्स। फिल्म का बीजी अगेन हर सीन को एलिवेट करने का काम करता है। केजीएफ जैसा फील जो सबको ट्रेलर में दिख रहा था बिल्कुल वैसा भी नहीं है और उससे अलग भी नहीं है।
हैं? बोले तो ये आर्ट की बात है, हर रिव्यूअर नहीं समझेगा और ना ही समझा पाएगा, मगर आप जब फिल्म देखोगे सब समझ आ जाएगा। मानना पड़ेगा आर्ट डिपार्टमेंट को कि कैसे उन्होंने एक मास्टरपीस कलर पैलेट के बाद दूसरा मास्टरपीस कलर पैलेट बना दिया। इट्स टफ टू रिपीट द सेम लेवल एवरी टाइम। बीइंग एन आर्टिस्ट माई सेल्फ, मैं जानता हूं कि कितना टफ रहा होगा आर्ट डिपार्टमेंट के लिए इतने सारे कलर टोन्स को मैनेज करना। हैट्स ऑफ टू देम। हम अपने एंडिंग एक्सप्लेन सेक्शन में सलार पार्ट 1 की सारी बात करेंगे और कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की भी बात करेंगे और कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे। सो स्पॉयलर्स अलर्ट। आप चाहें तो हमारे वीडियो के एंडिंग वाला सेक्शन, बोले तो एंडिंग एक्सप्लेन वाले को स्किप भी कर सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी कैसी है, लॉन्ग शॉट, टाइट शॉट, ये शॉट, वो शॉट, ये सब आप दूसरे चैनल पर देख लेना। अब हम एनालिसिस करते हैं सलार पार्ट 1 सीज फायर का। सलार यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में 3 ट्राइब्स होती हैं, मन्नार ट्राइब, घनियार ट्राइब और शौर्यंगा ट्राइब। इन तीनों ट्राइब के अपने अपने लोकल डेटीज भी होते हैं। इन तीनों ट्राइब्स में एक संविधान भी होता है जिसका नाम होता है निबंधन, और सारा राज इसी कोड से चलता है। माइंड यू, ये बुक सिर्फ राज कैसे चलाना है उस पर है, कोई और बुक मत समझ लेना। सुना है ये। इन तीनों ट्राइब्स में कुछ हायरार्कीज होती हैं और ये सारी ट्राइब्स इस हायरार्की को फॉलो भी करती हैं। इन तीनों ट्राइब में कापर और सरदार नाम की 2 टर्म्स होती हैं और तीनों ट्राइब सारे सरदारों में से एक कर्ता को चुनती हैं, जिसकी बात सारे ट्राइब्स कलेक्टिवली मानते हैं। और हर ट्राइब के किसी भी एक सरदार को बाद में अपना कर्ता वाला पद दूसरे ट्राइब को देना पड़ता है ताकि हर ट्राइब का नंबर लग सके कर्ता के पद पर। इनका पूरा एक बैकग्राउंड दिया गया है और मुझे एक बात की खुशी है कि महमूद गजनी को इस फिल्म में लुटेरा कहा गया है। मतलब जो लोग आज भी नॉर्थ साउथ को डिवाइड करने में लगे हुए हैं उनके लिए एक और जख्म। एज एक साउथ के डायरेक्टर ने नॉर्थ में हुए अटैक करने वाले को उसकी असली औकात दिखा दी। महमूद गजनी कोई सुल्तान नहीं था बल्कि एक लुटेरा था जिसने हमारे भारत के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर को लूटा भी था और शिवलिंग को तोड़ा भी था। फिल्म के बैकग्राउंड में महमूद गजनी की बात भी हुई है और ये भी कि उसके अटैक के बाद ही तीनों ट्राइब्स एक होती हैं और अपना सिस्टम बनाती हैं। वही हायरार्की वाला सिस्टम, कापर, फिर सरदार और सबका एक कर्ता, ताकि फिर से कोई इस रीजन में अटैक ना कर सके और सब अनडिवाइडेड ना रह जाएं। इससे क्या सीखने को मिलता है? यही ना कि जब जब घर के लोग एक नहीं होंगे तब तब बाहर वाला राज करने आ ही जाएगा। इस पूरे रीजन को नाम दिया गया है खानसार। अब अगेन, खानसार से खान शब्द को वैसे एसोसिएट मत कर देना जैसे कुछ क्या बहुत सारे लोग आज भी कर लेते हैं। खान शब्द का ओरिजिनल ओरिजिन है मंगोलियन हिस्ट्री में, जिसमें खान का मतलब लीडर या सरदार होता है। मगर गंगेस खान के मरने के बाद जब फाइनली सेकंड इस्लामिक एक्सपेंशन शुरू हुआ तब गंगेस खान का पोता बरके खान था जिसने इस्लाम कबूल किया था। तब खान शब्द को भी मुल्ला बिरादरी ने हाईजैक कर लिया था और आज भी सबको यही लगता है कि खान सरनेम हैज एन इस्लामिक ओरिजिन। एज जब तक गंगेस खान का राज था तब तक आसमानी मजहब उठ नहीं पाया था, एज गंगेस खान वॉज नॉट अ मुस्लिम। हिंदी में बोले तो चंगेज खान। अब समझे, ये भी चोरी का ही माल है जिसे आज बहुत सारे लोग बड़े गर्व से अपना बोलते हैं। सलार नाम का भी एक मतलब है जो मूवी में बताया गया है। पर्शियन एम्पायर के समय जो राजा होता था वो जब भी किसी मुसीबत में फंसता था तो वो अपने किसी एक ऐसे खास व्यक्ति के पास जाता था जो पूरी दुनिया के सामने नहीं होता था और वो उसे इस मुसीबत से निकालने के लिए ही सबके सामने आता था और उसी को सलार कहते थे। मगर अगेन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार पर्शियन एम्पायर की बात कर दी। भाई मेरे, ईरान के इस्लामाइजेशन से पहले वो पर्शिया ही कहलाता था। एज पर्शियन एम्पायर वाज अ ज़ोरास्ट्रियन एम्पायर एंड ईरान वाज एंड इज एन इस्लामिक एम्पायर। मतलब डायरेक्टर प्रशांत नील ने यहाँ भी ओरिजिनल को ही रखा, चोरी का माल नहीं लिया। फिल्म भले ही फिक्शनल है मगर नॉन फिक्शनल एलिमेंट्स को कैसे यूज करना है वो इस फिल्म ने बता दिया है। एक सीन है जिस पर कुछ अगेन तथाकथित एक्टिविस्ट यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, मैं समझाता हूँ। घनियार ट्राइब के सरदार का लड़का जब एरिया में लड़कियों के लिए लाइव हंट चलवाता है तब उस हंट को कैरी करते हैं उसके आदमी जो हाथ में डमरू और माथे पर त्रिमुंड लगाए हुए थे। देखने में शॉट काफी अजीब लगता है मगर जब मैं इसे पूरा खोलूंगा तब आपको इसका असली लॉजिक
और सत्य पता चलेगा और आपको असली मैसेज समझ आएगा डायरेक्टर प्रशांत नील का। वो हंटर्स डमरू से आवाज करके लड़कियों को बाहर बुलाते हैं ताकि सरदार का लड़का उन लड़कियों के साथ व्यभिचार कर सके और ये प्रोसीजर हर दिन रिपीट होता है, मतलब हर दिन नई लड़की। तो ऐसे ही एक सीन में जब ये पूरा कांड प्रभास के सामने आ जाता है तब वो उस एरिया के एक वृद्ध महिला को जो अपनी बेटी को बचाने के लिए माँ काली की मूर्ति के सामने प्रार्थना करती है तो ये बोलता है तुम्हारे तरीके ही गलत हैं। अगर काली माँ को मनाना है तो जानवरों की हाट जाना होगा, वहाँ हट्टे कट्टे बड़े बड़े सींगों वाले बकरे को ढूंढना होगा, उसे घसीट कर लाना होगा, गले में हार डालकर हल्दी कुमकुम लगाकर पत्थर पर तलवार की धार लगानी होगी। ये पूरा सीक्वेंस और फिर इस डायलॉग के बाद प्रभास उन सभी हंटर्स को निपटा कर और एंड में उस सरदार के बेटे को माँ काली के सामने वैसे ही हल्दी कुमकुम लगाकर उसको माँ काली के सामने अंत कर देता है। तब उस एरिया की एक बच्ची उस डमरू को उठाती है और फिर वो डमरू बजाती है और बाकी की सारी महिलाएं अपने पांव के कड़ों को जमीन पर मारती हैं। इस पूरे सीन में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या मतलब था इस पूरे सीन का? ऐसा है कि शिव भक्त तो रावण भी था, डमरू तो वो भी भक्ति में बजाता था और महाज्ञानी भी था, मगर उसे ले डूबी उसकी व्यभिचारिता और अंत में प्रभु श्री राम ने उसका वध किया और धर्म की स्थापना करी। इसीलिए जो लोग सिर्फ ट्विटर पर रिव्यू देखकर वीडियो बनाते हैं उनके लिए एक सलाह है, प्लीज फिल्म के टिकट के पैसे मुझसे ले लेना और एनिमल फिल्म की तरह एनिमल वर्सेस सूर्यवंशम वाला कंपैरिजन वाला क्यूटियापा दोबारा मत करना। एडवांस में बता रही हूँ, अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट होना सीखो, उनके ट्रस्ट को बार बार मजाक मत बनाओ। नथिंग इज फॉर ग्रांटेड हियर। एंडिंग में जो फाइट सीक्वेंस है उसे देखकर आप पक्का एनिमल मूवी थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे। इट वॉज परफेक्टली कोरियोग्राफ। बट सलार पार्ट 1 सीज फायर मूवी ने कई सवाल पीछे छोड़े हैं, many unanswered questions. So अब आते हैं हमारे एंडिंग एक्सप्लेन सेक्शन में। So again I repeat, इसमें स्पॉयलर्स हैं, so प्लीज जिन्हें स्पॉयलर्स नहीं जानना है वो इस सेक्शन को स्किप कर दें और डायरेक्ट हमारे चलते चलते पर आ जाए, बाकी लोग साथ चले। सलार मूवी की स्टोरी को समझना है तो पहले ये समझना होगा कि आखिर इस पूरी कहानी की जड़ क्या है, जो पार्ट 2 में और ज्यादा खुलेगी। मगर सबसे पहले क्रोनोलॉजी और टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं और उससे भी पहले इस फैमिली को समझते हैं। यह है राज मन्नार की फैमिली। राज मन्नार की फैमिली में 2 बीवियों से 4 बच्चे होते हैं। पहली बीवी से रुद्र मन्नार और राधा रमा मन्नार और दूसरी बीवी से वर्धा मन्नार और उसका छोटा भाई। राधा मन्नार का पति भी होता है जिसका नाम होता है भैरवा, बोले तो राज मन्नार का दामाद। फिल्म की कहानी 3 मेजर इवेंट्स पर खड़ी है। ये जो निबंधन वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई थी उसका इतिहास 1985 से 2010 की टाइमलाइन में पूरा बदल जाता है और उस टाइम में वर्धा मन्नार के दादा बोले तो राज मन्नार के पिता शिव मन्नार करता थे और उनके देहांत के बाद निबंधन के नियमानुसार शौर्यंगा ट्राइब के सरदार धारा को कर्ता बनना था, मगर राज मन्नार को यह मंजूर नहीं था, एज उसको यही लगता था कि उसके पिता के बाद ये गद्दी उसे ही मिलनी चाहिए। तो राज मन्नार ने मास लेवल पर शौर्यंगा ट्राइब का जेनोसाइड करवाया। इवन राज मन्नार के रूल में खानसार में शौर्यंगा ट्राइब को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था और दूसरी ट्राइब घनियार को ऊंचे पदों का लालच देकर अपनी साइड कर लिया था। सो पहले मेजर इवेंट में निबंधन का कर्ता का नियम टूट जाता है और शौर्यंगा ट्राइब के धारा की बजाय राज मन्नार कर्ता बन जाता है। दूसरा मेजर इवेंट जब आता है जब टीनेज देवा और वर्धा की दोस्ती के बीच वो जीनोसाइड आ जाता है और जब देवा अपनी माँ को मन्नार ट्राइब के लोगों से बचाने में लगा होता है तब वर्धा अपना कड़ा मन्नार ट्राइब के उस कापर को दे देता है ताकि देवा की माँ की जान बचाई जा सके। अब इससे ये होता है कि वर्धा अब कभी भी सरदार नहीं बन पाएगा और वो अब कापर ही रह जाएगा, एज उसने अपना अधिकार वाला कड़ा एक कापर को देकर सरदार बना दिया। और इस घटना से वर्धा मन्नार का पिता राज मन्नार बिल्कुल खुश नहीं होता है। मगर फिर आता है तीसरा मेजर इवेंट जिसमें राज मन्नार को लगता है कि वो अपने बेटे पे कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया। सो राज मन्नार डिसाइड करता है कि एक सरदार का पद खाली किया जाए ताकि उसका बेटा कापर पद से सरदार पद पे प्रमोट किया जाए और वो अपनी बेटी राधा रमा मन्नार को केयर टेकर कर्ता का पद देकर खानसार से बाहर चला जाता है, एज उसे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं जिसकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगा। सो ऐसे में राज मन्नार के जाते ही
सभी सरदारों में झगड़ा शुरू हो जाता है। जिस सरदार को पद खाली करने को बोला गया था वो उसी कापर का लड़का था जिसे सरदार वर्धा ने अपना कड़ा देकर बनाया था। रुद्रा मन्नार को वर्धा मन्नार से बचपन से ही प्रॉब्लम थी, एज फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वो उसका सौतेला भाई था। तो ऐसे में इस मौके को वर्धा मन्नार की अंत का मौका कैसे बनाया जाए उसकी तैयारी में लग गया और वो अपने साथ कई सरदारों को मिलाकर वर्धा मन्नार के करीब करीब सारे आदमी मार गिरा देता है। मगर लास्ट मोमेंट पर राधा मन्नार बीच में आकर सीज फायर का रूल लगा देती है और इस मूवी का टाइटल सीज फायर यही है। बट इसके बाद आता है ट्विस्ट। एज रुद्रा को पीछे से राधा का पति भैरवा निबंधन का सीज फायर वोटिंग वाला रूल याद दिला देता है और 9 दिन में सीज फायर हो या ना हो इसकी वोटिंग के लिए सबको मजबूर करवा देता है। तो ये तो हो गई उस कहानी का पार्ट जो थोड़ा पास में चल रहा था। मगर जब ये कहानी आज में आती है तब होती है श्रुति हसन की एंट्री, जो अभी की टाइमलाइन में भारत आती है और उसके पीछे मन्नार ट्राइब के लोग पड़ जाते हैं और उसे अपनी जान बचाने के लिए उसका बाप कृष्णकांत प्रभास के पास भेज देता है। श्रुति हसन बेटी होती है कृष्णकांत की, जो कि पास्ट में राज मन्नार का मिनिस्टर होता है और उस समय के इवेंट्स में जब राज मन्नार बाहर जाता है तब वो राधा मन्नार का पीए बन जाता है। और आज के समय में राधा मन्नार कृष्णकांत और उसकी बेटी को मारना चाहती है। अगेन कुछ तो हुआ होगा उस समय जब राज मन्नार का राज था। क्लाइमेक्स में ये रिवील होता है कि राधा मन्नार का पति भैरवा असल में शौरंगिया ट्राइब का होता है और उसी का राज पता लगाने के लिए राज मन्नार खानसार से बाहर जाता है। मगर तब तक वोटिंग में वर्धा मन्नार सीज फायर के अगेंस्ट में वोट कर देता है और युद्ध का ऐलान कर देता है, और वो भी राज मन्नार के वापस आने के बावजूद। देवा को वर्धा मन्नार उन्हीं 9 दिनों के बीच में खानसार वापस बुलाता है। एज देवा की मां की जान बचाने के लिए अपना पद त्यागने पर देवा वर्धा मन्नार को एक वचन देता है कि जब भी वर्धा उसे बुलाएगा तब तब वो वापस खानसार लौट आएगा। एंडिंग में देवा और वर्धा मिलकर उन सरदारों को और उनके आदमियों को मारते हैं जो जो उनके दुश्मन बन गए हैं। मगर एंड में जब राधा के पति भैरवा का शौरंगिया होने का पता चलता है और उसने अपनी पूरी फौज खानसार के अंदर ही बना ली है, तब एक और बात पता चलती है जो प्रभास को शौरंगा ट्राइब से जोड़ती है, जिसे जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। एज इतना स्पॉइलर छोड़ देता हूँ। मगर अब सवाल ये बचता है कि वर्धा और देवा की दोस्ती कब टूटी और क्या होता है कहानी में आगे जब वर्धा को देवा का सत्य पता चलता है, या फिर उसे पहले से ही पता है। सो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे राज मन्नार का मरना तय है। एज इस पूरी लड़ाई में सबको राज मन्नार की कुर्सी चाहिए और अभी की टाइमलाइन बोले तो श्रुति हसन वाली टाइमलाइन में वर्धा मन्नार खानसार का कर्ता बना हुआ है, जो आप मूवी के स्टार्टिंग में देख लोगे। हो सकता है कि कृष्णकांत की कुछ भूमिका हो राज मन्नार के अंत में। एज ये बात सर्टन लग रही है कि सेकंड पार्ट में यहीं से बात उठेगी कि किसने किसको मारा और कौन कैसे गद्दी पर बैठा और आगे गद्दी पर कौन बैठेगा। बोले तो जिन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स का शौक है उनके लिए ये मूवी परफेक्ट है। और सलार पार्ट 2 का नाम है सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम। बोले तो निबंधन से लेकर पर्वम तक सब में संस्कृतम। सो ये था सलार पार्ट 1 का एंडिंग एक्सप्लेन। प्रशांत नील ने इस फिल्म में महाभारत से काफी रेफरेंसेस उठाए हैं। लोकल कल्चर्स, ट्राइब्स और इवन महमूद गजनी को लुटेरा बताकर उसने एक बात प्रूव कर दी है कि आने वाले नए डायरेक्टर्स भले ही आज की कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं, मगर वो अपने पास्ट और उससे क्या सीखना चाहिए नई ऑडियंस को इसमें भी लगे हुए हैं। और एक भी सीन नहीं है मूवी में जिसे देखकर आपको ये लगे कि यार ये सीन क्यों है। एवरी सीन हैज अ सर्टेन लॉजिक। इवन प्रभास की माँ का प्रभास के हाथ में वो बर्थडे वाला प्लास्टिक वाला चाकू देखकर कांप जाना वाला सीन भी। प्रशांत नील हैज प्रूवन कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, बस कमी है नियत की, जो हर बार ऐसे डायरेक्टर्स को शो कर देते हैं जिन्हें शायद मेजॉरिटी ऑफ द नेशन ढंग से जानता भी नहीं हो। और यहाँ बीपवुड के डायरेक्टर्स आज भी भाई लोगों को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। कुछ 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स वाले रिव्यूअर्स आज भी केजीएफ से बाहर नहीं निकल पाए हैं और इन नादानों ने जो केजीएफ को लेफ्टिस्ट मूवी बोलकर अपने अल्प ज्ञान का जो प्रदर्शन किया था उसे मैंने उस समय भी तोड़ा था।
जब केजीएफ में ये सीन आया था कि अगर कोई महिला गुस्से में हो तो उसका श्रृंगार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इवन शांति दूत को उस सीन में मां काली के सामने हाथ जुड़वा दिए थे। अब अगर ऐसे सीन्स वाली केजीएफ और अब सलार को भी कुछ डैश डैश बापू वाले लेफ्टिस्ट मूवी बोल दें तो आप उसे सीरियसली मत लेना, बस हमदर्दी रखना। वो क्या है ना, बचपन में इन लोगों को किसी ने बैद्यनाथ शंख पुष्पी नहीं दिया था और पहले मार्केट में हम नहीं आए थे, इसलिए बहुत से ज्ञानी लोगों की जो मर्जी थी वो बोल जाते थे। और अब चलते चलते एक संदेश एसआरके चीचा के फैंस के लिए। देखो बॉस, नो पर्सनल एनिमिटी विद एसआरके, मगर बॉस सलार के सामने डोंकी नहीं लाना था, और वो भी इतने एजेंडाओं के साथ। कितनी बार कहा है कि भाई बिना एजेंडा की फिल्म क्यों नहीं बनाते हो, बट फिकर नॉट, अगले वीडियो में तुम लोगों को ही पेलना है, क्योंकि यहां सब पेले जाए। अगर आप भी सलार जैसी मूवीज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।